हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 ये वीडियो है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं ये पार्ट 2 वीडियो। तो दूसरा है, सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। जितने भी हमारा अम्ल है और जो हमारे क्षारक हैं, ये दोनों में क्या समानता है। तो समानताएं के बारे में देखा जाए, समान बोल सकते इसको। तो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। पहली बात तो ये हमें समझ में ये आया, तो जो धातु होते हैं उसके साथ अभिक्रिया, कोई भी अगर हमारा धातु अगर है, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। जितना भी अम्ल ले लो, सब में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। आगे इसके जो है, तो आपसे एक ये क्वेश्चन समझ में आया, तो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सब में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें इस पे टिक लगाना है। तो जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब इसका मतलब आप क्या समझ में आया, जैसे कि ये हम एक गिलास ले लिए और ये गिलास में हम क्या डाल दिए, ये गिलास में हम ग्लूकोज की घोल डाल दिए, ग्लूकोज की घोल डाल दिए। अगर हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इसमें जो होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। या आप दूसरे गिलास में एल्कोहल ले लो, दूसरे गिलास में क्या एल्कोहल ले लो, एल्कोहल, और इसमें आप विद्युत प्रवाहित करो, यानी कि इसमें विद्युत धारा, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है, तो बल्ब के जलने पे यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। तो जैसे कि कोई ऐसे बहुत सारे जो हमारे अम्ल हैं जिस पे क्या होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं, नेगेटिव यानी कि ऋणायन होते हैं, और भी जैसे कि HCl में Cl ऋणायन है, HNO3 में NO3 क्या है, ऋणायन है, अलग अलग होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन आयन हमारा क्या करता है, H+ उत्पन्न करता है, जो कि लिक्विड होता है। जो आप ये A और Q देख रहे हो, इसका अर्थ होता है लिक्विड, ठीक, द्रव जिसको बोल सकते हैं हिंदी में। आगे बात किया जाए इसके, जो हमारा जलीय विलयन में क्षारक अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जो जलीय विलयन है उसमें अम्ल और क्षारक का क्या होता है, इसके पढ़ेंगे हम। तो जो जलीय विलयन होता है, तो जल में उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। कौन से, हाइड्रोजन आयन। और जल की अनुपस्थिति में HCl में H+ आयन पृथक नहीं होते। पृथक मतलब अलग नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि HCl है, H2O है, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो H3O+ और Cl- होगा। अब इसमें ये पॉइंट क्या लिखा है, तो जो हाइड्रोजन आयन है स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। यानी कि जल के साथ रह सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप में ये आयन जो है हाइड्रोजन, ये नहीं रह सकते हैं। ये सदैव क्या होते हैं, H+ या हाइड्रोजन आयन दर्शाता है। ठीक है, और वही जब अगर बात की जाए क्षार की, तो क्षार की अगर बात करते हैं हम, तो जो हमारा क्षार है ये क्या करता है, जल में हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे दो सवाल ये हैं, तो जो हमारा अम्ल है, ये जो हमारा अम्ल है ये H+ करता है, और जो हमारा क्षारक है, ये क्या करता है,
OH माइनस उत्पन्न करता है। ये 2 आयन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब बात करते हैं इसमें से और क्या क्या है। तो जो अभी हम ऊपर में पढ़ाए थे, तो जो हमारा सभी अम्ल है ये H+ आयन देता है, जबकि सभी क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जो ऊपर हम समीकरण में एक बताए थे कि कोई भी अम्ल अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, लवण और जल उत्पन्न होता है। कोई भी अम्ल अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल उत्पन्न होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके। अब यहाँ एक सवाल है, जैसे कि यहाँ सवाल है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पे आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में हो जाती है। अब ये होगा हमारा किस में, अम्ल में, और ये होगा हमारा क्षार में। प्रति इकाई आयन में कमी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। कभी कभी क्लास टीचर इससे पूछ लेते हैं, तो व्हाट इज तनुकरण, या इसको हम तनुकरण किसे कहते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। इसके तनुकरण के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसी को मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल हैं, कितने प्रबल है। तो प्रबल में जैसे कि हमें ये पढ़ना, अभी हम पढ़े थे, जो अम्ल होते हैं वो एक OH+ देते हैं, और जो हमारे क्षारक होते हैं OH- देते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। ये आप समझ चुके हो। अब यहाँ पर एक स्केल आता है जिसको बोलते हैं pH स्केल। अब ये क्या होता है, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको pH स्केल बोला गया। pH स्केल को P से सूचित करते हैं, और पुशांस एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि ये शक्ति को मापता है। ये किसे मापता है, शक्ति को। अगर pH स्केल के बारे में बात किया जाए तो pH स्केल कुछ इस टाइप से होती है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मान लेते हैं 7, और इधर से इधर जितना इधर जाएगा ये अम्ल की मात्रा उतना ही अधिक होगा, और यहाँ पर इधर से इधर जितना जाएगा उतना ही क्षारक की मात्रा उतना ही ज़्यादा होगा। और जो हमारा 7 है ये हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ये जो रहते हैं 0 से 7, और ये 7 से 14 तक रहता है। तो 7 से 14 में अगर कोई चीज़ की pH स्केल आ रहा है तो हमारा क्या होगा, क्षारक होगा, और 0 से 7 में आ रहा है तो हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। आते हैं नेक्स्ट, इसके बात करते हैं। चलिए, अब यहाँ मैं अभी बोला कि pH स्केल में अभी बनाया था, क्या बोला था कि किसी भी उदासीनी अपक्रिया में pH का मान 7 होगा। यदि pH में किसी विलयन का 7 से कम है तो क्या माना जाएगा, अम्लीय माना जाएगा। अगर वो 7 से 14 तक बढ़ता है तो pH मान यानी कि OH की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है। इसका मतलब उसको क्या बोला जाएगा, क्षार बोला जाएगा। जैसे कि मैं अभी ये बोला था 0 से 7 और 7 से 14, इधर बढ़ेगा तो ये क्षार की मात्रा है, और ये इधर ये बढ़ेगा तो ये हमारा अम्ल की मात्रा है। ठीक है, ये स्केल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए कुछ स्केल है और इसको हम समझ लेते हैं। आप ये देख लीजिए, जठर रस pH वैल्यू कितना है, 1.2। तो ये एक क्या है, ये यहाँ से हमारा जो है ये जो 7 है, इधर से इधर हमारा सब क्या है, ये अम्ल है, और 7 से इधर जितना भी है ये हमारा क्या है, क्षार है।
तो हमारा ये जठर रस अम्ल होगा, नींबू का रस अम्ल होगा, शुद्ध जल ये हमारा क्या होगा, ये उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। रक्त हमारा क्या होगा, क्षार होगा, क्योंकि 7.4 है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें रक्त इम्पोर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसके, अब पेपर में जो इसमें पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। एक होता है प्रबल और दूसरा हमारा क्या होता है, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, अधिक संख्या में H+ जो आयन उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इसमें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा से पहले अपनी बॉडी के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारा शरीर है ये 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में कार्य करता है, यानी कि ये उदासीन से लेकर ये क्षारीय प्राकृतिक तक ये जाता है। हमारा जो बॉडी है इसकी पीएच स्केल इतना होता है। ठीक है। जबकि वर्षा के जल की पीएच स्केल के मान जो होता है 5.6 से कम हो जाती है। अगर वर्षा का जल का पीएच वैल्यू 5.6 से क्या है, कम है, तो इसको बोलेंगे अम्लीय वर्षा। इसको हम क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। अगर 5.6 से क्या है, कम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। अब यहाँ पर है आपके बगीचे के पीएच क्या है, जो मिट्टी है बगीचे में उसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो जो भी लोग खेती करते हैं तो मिट्टी के अनुसार क्या करते हैं, वो अपना बीज लगाते हैं या उसमें बीज डालते हैं। जिस टाइप से मिट्टी है उस टाइप से इसमें क्या करते हैं, बीज डालते हैं। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पाचन तंत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो आपको ये अत्यंत जानना है कि हमारा जो उदर है, उदर किसको बोलते हैं, पेट को, है ना। तो उदर है तो उसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो क्या करता है, उत्पन्न करता है ना। और ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है ना। अगर आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बन रहा है तो आपका भोजन जो है नहीं पचेगा। तो क्वेश्चन आएगा कि हमारे पेट में भोजन को कौन पचाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बहुत मदद करता है भोजन को पाचन में। बट कभी ये क्या होता है कि ये अत्यंत मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा पेट में क्या हो जाता है, दर्द होता है और जलन का अनुभव भी होता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए हमें एंटीसेड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है ना। और इस अध्ययन कारण में ऐसा ही उपचार, तो देखो अब जब बढ़ेगा तो दर्द होगा और क्या होगा, जलन होगा। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है, तो अम्ल है तो अगर ये बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्षार पिएंगे। तो क्षार में हम क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो अम्ल और क्षार दोनों मिक्स होगा तो ये क्या बनेगा, लवण बनेगा और प्लस में हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा, है ना। तो इसको हम ये पीते हैं जिसको इनो, क्या बोलते हैं इसको, इनो। तो इनो पीते हैं। तो जब हम इनो पिएंगे तो फिर हमारा क्या होता है, पेट का दर्द ठीक हो जाता है। यानी कि ये दोनों पिएंगे तो लवण बनेगा, यानी कि नमक जिसको बोल सकते हैं, और हमारा क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है जी।
और इसके लिए एक और है, जैसे कि उसमें इनो में होता क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय मतलब दांतों का खराब होना, जो हमारा दांत है वो खराब हो जाना। तो अगर मुंह का अगर पीएच मान की बात करें तो 5.5 से कम होने पे दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो ज़्यादा इसको अम्ल नहीं चाहिए। अगर आपके दांत में जो अम्ल की मात्रा अगर 5.5 से कम हुआ तो आपके दांत टूटना, खराब होना निश्चित है। तो दांतों में स्मैल यानी कि गंदगी ऐसे कुछ होना, कैल्शियम हाइड्रो एसिपेट यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मिला था, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है सर, तो हमारा दांत है ना। ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5 से 5 होने पर यह संक्षारित हो जाता है और मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट संकरा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके जल ये क्या करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, और भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। तो जब भी आप भोजन करो, मुंह में पानी डालकर इसको हाथों से सफाई कर सकते हैं, या आप ब्रश से भी सफाई कर सकते हैं। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अत्यधिक मात्रा क्या हो जाती है, उदासीन किया जा सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो ये आप भी दंत क्षय को रोक सकते हैं। जब भी भोजन करें उसके बाद आप मुंह को धो लिया करो। अब नेक्स्ट है इसमें पशुओं भोजन द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा। जैसे मधुमक्खी ने डंक मारा, तो जब डंक मारेगी तो उसमें क्या छोड़ेगी, उसमें अम्ल छोड़ेगी। तो जब अम्ल छोड़ेगी तो वहाँ क्या होगा, दर्द और जलन का अनुभव होगा। तो जहाँ पे डंक मारा वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है, दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, हमें आराम मिलता है। और नेटल के डंक वाले मेथनॉल अम्ल छोड़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो डंक में क्या होते हैं, कौन से होते हैं, तो मेथनॉल अम्ल छोड़े जाते हैं। तो जब अम्ल छोड़ा गया है तो हमें कौन ठीक करेगा, क्षार ठीक करेगा, है ना, जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, बाकी ये आपके पास ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि ये सिरका में कौन सा अम्ल होता है, संतरा में कौन सा होता है, इमली में, टमाटर में, है ना। फिर आपका ये खट्टा दूध में, नींबू में, चींटी का डंक में और नेटल में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 2 नंबर के आपके पेपर में क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ये लवण से संबंधित अधिक जानकारी जो हम अगले वीडियो में आपको इसके बताएंगे। थैंक यू।